जय हिंद। नाइन्थ क्लास कल के टॉपिक के बाद हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बुक में अपनी, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसमें लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 से 1728 के बीच में 23 मिलियन इन 1715, फ्रांस की पॉपुलेशन जो कि 1715 में 23 मिलियन थी, फ्रांस की पॉपुलेशन जो कि 23 मिलियन थी, लेकिन 1779 में ये 28 मिलियन हो गई। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इसके कारण फूड ग्रेन्स की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पीस विद द डिमांड। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, अनाज की उपलब्धता, इस खाद्य सामग्री की उपलब्धता, खाद्य सामग्री की डिमांड जो है, खाद्य सामग्री की उपलब्धता, मगर खाद्य सामग्री की उपलब्धता को उत्पादन पूरा नहीं कर सका। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ सका। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली, जिसके कारण रोटी की समस्या बहुत ज़्यादा गहराने लगी। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ वर्कशॉप में काम करने वाली लेबर होती थी। हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। majority roles, most workers were employed to laborers in workshop whose owner fixed their wages, जो कि उनके ओनर उनकी मजदूरी फिक्स उनको देते थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। जिस तरह से वस्तुओं की कीमत बढ़ रही थी उस हिसाब से उनकी सैलरी नहीं थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन्ड। इस तरह से गरीब और अमीर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। थिंग्स बिकम रॉस व्हेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। समस्या और ज़्यादा खराब तब हो गई जब ओलावृष्टि और सूखा पड़ने के कारण फसल पूरी बर्बाद हो गई। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जिसके कारण जीविका संकट आया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस डिफाइन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। डिफाइन में आप देख सकते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। आप डिफाइन में देख सकते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। ये देखिए जरा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आप देख सकते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। ठीक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं जीविका संकट। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है स्टूडेंट्स जीविका संकट। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है जीविका संकट बहुत ज़्यादा गहराने लगा था स्टूडेंट्स। टॉपिक में चलते हैं दोबारा से। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट ओकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। यानी कि इस तरह के ओल्ड रेजिम, फ्रांस में यानी कि पुराने समय में, प्राचीन राजतंत्र में, ओल्ड रेजिम में इस तरह के सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जीविका संकट एक आम थे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आगे मूव करते हैं। गरीब की कंडीशन को आप इस डायग्राम से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें दिखाया गया है कि बैड हार्वेस्ट होगी तो बैड हार्वेस्ट होने पर ये वैकेंट जाएगा, सीजन वैकेंट जाएगा। द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। पुअरेस्ट अपनी पेट नहीं भर पाएंगे, रोटी नहीं खरीद पाएंगे, जिसके कारण डिजीज एपिडेमिक्स, महामारी फैल जाएंगी। महामारी फैलने के बाद देश में क्राइसिस, द कोर्स ऑफ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। आप देख सकते हैं द कोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस ये है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विशेष एंड टू privileges a growing middle class, मध्यम वर्गीय उभरते, इन विशेष मिडिल क्लास इन विशेष
प्रिविलेजेस बोलते हैं स्टूडेंट्स विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। इन विशेष बोलते हैं स्टूडेंट्स उभरते, सॉरी ग्रोइंग मीन्स उभरते, और इन विशेष बोलते हैं कल्पना। ठीक है, उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकार करे अंत की कल्पना की, यानी कि मिडिल क्लासेस, जो ग्रोइंग मिडिल क्लासेस थी, उभरते मध्यम वर्ग थे, उन्होंने कल्पना की एन एंड टू प्रिविलेजेस, कि विशेष अधिकारों का अंत होना चाहिए। ठीक है, एंड मीन समाप्ति। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड स्कार्सिटी। पहले 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 स्टूडेंट्स पीजेंट्स और वर्कर्स के द्वारा ऐसे आंदोलनों में, ऐसे रिवोल्ट्स में हिस्सा लिया जा चुका है जो कि बढ़ते टैक्स और फूड की कमी के खिलाफ थे। ऐसे आंदोलनों में हिस्सा लिया है, बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। पीजेंट्स और वर्कर्स के पास जो नए दौर के अनुसार उस समय के उनके पास कार्यक्रम व साधन नहीं हुआ करते थे। उनके पास लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने, अपने रिवोल्ट को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास प्रोग्राम्स नहीं हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट्स हु हैड बिकम प्रॉस्पर्स एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। ठीक है, यानी कि लोगों को लीडरशिप देने की क्वालिटी उन लोगों ने उठाई, लोगों को लीड उन लोगों ने किया जो कि तीसरे ग्रुप से बिलोंग करते थे और जो कि समृद्ध थे, पढ़े लिखे थे और कुशल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द 18th सेंचुरी विटनेस्ड, 18वीं सदी में द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड द मिडिल क्लास who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by the richer members of the society। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसमें कहा गया है 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिससे मध्यम वर्ग कहा गया। 18वीं शताब्दी इस बात का गवाह है जिसमें एक नया ग्रुप उभर कर सामने आया है जिसे क्या कहा गया, मिडिल क्लास कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर बल व संपत्ति अर्जित की थी। यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, ओवरसीज बिजनेस, समुद्र के पार बिजनेस को लेकर गए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वुलन और सिल्क और कपड़े का व्यापार इन्होंने शुरू किया। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। यानी कि इनके अलावा इस तीसरे ग्रुप में इन एडिशन टू मर्चेंट्स, इनके अलावा मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स भी इसमें शामिल थे जो कि थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, जैसे कि प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इसमें थे। ऑल ऑफ these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। ये वो लोग थे पढ़े लिखे जो ये इस बात पर जोर देते थे कि जन्म के आधार पर किसी को प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए। rather a person's social position must depend on his merit, जो कि इस बात पर जोर देते थे कि जन्म के अधिकार पर किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। rather a person's social position must depend on his merits, उसकी योग्यता। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी उस पर अधिकार उसकी योग्यता होनी चाहिए, उसकी मेरिट के आधार पर होना चाहिए, उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। ठीक है,
जन्म के आधार पर किसी को प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए, प्रिविलेज उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। दिस आइडिया इन वाइस सेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। यानी कि इक्वल लॉज, सोसाइटी के विचारों की इक्वल कल्पना, एक समान कल्पना, ये बहुत से फिलोसफर्स के द्वारा जॉन लॉक्स, जीन जैकस रोसो के द्वारा ये कर दी गई थी। इन हिज टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट्स लॉक साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में, अपने टू ट्रीटरीज ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था कि कोई राजा निरंकुश है, डिवाइन ये है, ईश्वरीय है, और ऑब्सोल्यूट राइट उसके निरंकुश अधिकारों, ऑब्सोल्यूट राइट्स निरंकुश अधिकार, निरंकुश अधिकारों का खंडन किया है कि किसी भी राजा के पास किसी प्रजा को सताने का कोई अधिकार नहीं है। इन बातों का खंडन किया गया है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। रूसोस carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives। रूसो ने ऐसी सरकार की कल्पना की है, ऐसे सरकार की कल्पना की है जिसमें सरकार और रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा है। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में मोंटेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। अपनी एक रचना, अपनी एक बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मोंटेस्क्यू ने इस बात का वर्णन किया गया कि पावर का डिवीज़न होना चाहिए। उन्होंने पावर के डिवीज़न को सही बताया है। पावर का डिवीज़न लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में होना चाहिए, जिसमें उसने बताया कि पावर का डिवीज़न सरकार के इन 3 अंगों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में होना चाहिए। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी, न्यायपालिका के बीच में होना चाहिए। दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट का यही मॉडल यूएसए ने पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए के द्वारा रखा गया, जहाँ पर आफ्टर द 13 कॉलोनीज, जहाँ पर 13 कॉलोनीज ने अपने आप को इंडिपेंडेंस, ब्रिटेन से अपने आप को इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, आज़ाद घोषित किया। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। यानी कि उस समय के थिंकर्स जिस बात पर जोर देते थे वही, उसी तरह की चीज़ों की गारंटी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोगों को दी गई। आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट्स, इसमें द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफीज हाउस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। फिलोसफर्स के ये विचार, फिलोसफर्स के ये डिस्कशन, दार्शनिकों के इन विचारों पर पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, जो कि काफ़ी हाउसेज में या सैलून में बैठकर डिस्कस किए जाने लगे। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड
read aloud in groups for the benefits of those who could not read and write. ऐसे व्यक्ति जो पढ़ या लिख नहीं सकते थे, उन व्यक्तियों को, उन लोगों को बोलकर, बड़े बड़े ग्रुप्स बनाकर उनको इन विचारों के बारे में अवगत कराया गया. द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस. यानी कि लुइस 16 के द्वारा राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर, जो कि विशेष अधिकारों को पूरा करने के लिए थे, उनको यानी कि लोगों को विशेष अधिकारों और शाही महल के खर्चों को उठाने से आर्मी के खर्चों को उठाने के लिए जनता पर जो कर लगाने की व्यवस्था थी, लोगों में उसके खिलाफ गुस्सा किया, उसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया. स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 2 जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये होगा द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति की शुरुआत. आउटब्रेक मीन्स शुरुआत. द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, शुरुआत, क्रांति की शुरुआत. हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं. ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम किसी टॉपिक से है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स ले सकते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच.